अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, मामला यह है कि तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं को जब सज़ाएं हुई तो उसके बाद सवाल ये उठ रहा था कि ज़िमनी इलेक्शन होगा, कब होगा, क्या बाकी सज़ाएं भी आ जाएंगी, उसके बाद कोई शेड्यूल आएगा। लेकिन जितनी जल्दी सज़ा के बाद इलेक्शन कमीशन ने इनको डी नोटिफाई कर दिया था, उतनी ही जल्दी अब इलेक्शन शेड्यूल भी सामने आ गया है। NA 129, NA 66 और PP 87 के लिए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। और एजाज चौधरी साहब की जो सेनेट की नशिस्त खाली हुई, उस हवाले से भी अब ऐलान कर दिया गया है कि वो भी इलेक्शन होगा 21 अगस्त को, और ये बाकी कौमी और सूबाई असम्बली के लिए 18 सितंबर को इलेक्शन होगा। पोलिंग डे 18 सितंबर होगा। अब सवाल यह है कि अगर ये इलेक्शन अनाउंस होने के बाद दीगर अदालतों से मज़ीद फ़ैसले आते हैं, मज़ीद लोग जो इस वक्त कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं वो नाअहल हो जाते हैं, तो मरहलावार जिस तरह फ़ैसले आते रहेंगे उसी तरह मरहलावार अनाउंस किया जाता रहेगा कि ज़िमनी इंतखाब होते रहें। और उसके अलावा अगर एक साथ इसका कोई ऐलान हो सकता है बाद में या नहीं हो सकता, वक्त पे होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से बात होनी ज़रूरी है। बानी PTI के साहबजादे पाकिस्तान आ रहे हैं, नहीं आ रहे, और क्या वो आकर तहरीक का हिस्सा बनेंगे, नहीं बनेंगे, इसका जवाब आज खुद इमरान खान ने दिया है। उन्होंने क्या जवाब दिया है इस पर भी बात करेंगे, कुछ दीगर सियासी मामलात पर भी बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले फैसला बहुत जल्दी डी नोटिफाई कर दिया गया था, इस पे हमने बात भी की थी कि बड़ा जल्दी से डी नोटिफाई कर दिया गया, नाअहल कर दिया गया। अब इलेक्शन शेड्यूल भी आ गया है। ये तो बात हो रही थी ज़िमनी इंतखाब वक्त पे होगा या नहीं होगा। अब अगर बाकी नाअहलियाँ भी होती हैं अदालत से, तो क्या इनको मर्ज किया जाएगा या फिर आप समझते हैं मरहला वारी करवाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है, हो गया, डी नोटिफाई भी कर दिया, फैसले के बाद नए इलेक्शन का ऐलान भी कर दिया जी। सितंबर बड़ा दूर है। अच्छा, सितंबर बहुत दूर है, बड़ा वक्त है, बहुत वक्त है अभी सितंबर में ना। और सितंबर में जो वक्त है ना, उसके लिए शायद बहुत से लोगों के पास वक्त ना हो। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जो अभी सितंबर में वक्त है ना, शायद बहुत से लोगों के पास उस वक्त के लिए वक्त ना हो। इस इलेक्शन के लिए बहुत वक्त है, कुछ लोगों के पास वक्त ना हो, शायद वक्त ही ना बचे कुछ लोगों के पास। दूसरी बात यह है, कितने इलेक्शन कराएंगे? 72, 92, कितने इलेक्शन कराएंगे? देखिए, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, आपके हाथ में एक तलवार है। आप मुझे कहते हैं कि भाई अगर तुम इस कुर्सी से हिल कर फलां बंदे के साथ गए जी, तो इस तलवार से तुम्हारी सीट तो खत्म। ठीक है। जब आप मुझे मेरी सीट से उतार देते हैं ना, तो उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, मैं अब लड़ूं, मैं अब निकलूं अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए, अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए, अपने भाई के मुस्तकबिल के लिए। जहाँ मैं बाकी जंग करूंगा वहां पे और मुझे तो इस तरह लग रहा है कि समझाने वाले कोई इतने समझदार हैं कि उन्होंने शायद वो तहरीक जो बज़ाहिर इन्हें नजर नहीं आ रही, लेकिन उस तहरीक को अचानक से तेज कर दिया। अच्छा, खुद ही आवाज। देखिए ना, दो चीजें बड़ी गौर तलब है। आज दो सियासतदान बड़े खामोश हो गए हैं, और दोनों सियासतदान हुकूमत के बड़े खास गुजरा। अच्छा। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुने कितने दिन हुए आपको? उन्होंने जंग के ऊपर ही बयान दिया जो दिया, उसके बाद सियासी मामलात पर खामोशी है। राना सनाउल्लाह साहब की, हाँ, वो भी तकरीबन नीम खामोश है। ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा इसके आगे आपको चंद दिन बाद कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। बहुत से लोग मुझे कहते हैं यार तू पता नहीं क्यों ऐसा कहता है। मैं कहता हूँ कुछ देर इंतज़ार करें, कुछ देर के बाद आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आना शुरू होंगी। ये जो अचानक से कल तो जाजुल हक साहब कहते थे ना, कोई ऐसे ही मरी गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग जाती उम्रा में भी हो सकती है, जहाँ पे बाकी सब भी हो। ये फैमिली मीटिंग नहीं थी। क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते कि वहाँ पर 3 लोग और भी थे? अच्छा, उनके नाम क्यों नहीं लेते? अच्छा। इतनी हिम्मत करें ना, नाम लें उनके। अब सर आ जाते हैं ज़िमनी इलेक्शन में जी। आप देखें ज़िमनी इलेक्शन एक आ जाते NA 175 जी, ये है जमशेद दस्ती साहब। हाँ जी, जमशेद दस्ती साहब जब यहाँ पे इलेक्शन लड़े, जब इंतहाई मुश्किल वक्त था। हाँ जी, इंतहाई मुश्किल वक्त था ना, अब तो वो मुश्किल वक्त है ही नहीं। जमशेद दस्ती साहब ने लिए 1,13,253 वोट जी,
और इनके मध्य काबल मुस्लिम लीग नून ने लिए 47,350 जी। अब ये 50% में भी नहीं आ रहे। हाँ जी। अब किसान रो रहे, काश्तकार रो रहे, मजदूर रो रहे, सब रो रहे हैं। अब कौन सी ऐसी जादू की छड़ी होगी 47 के अलावा, क्या आप किस तरह साबित कर देंगे? अगर ये 1,13,000 लोगों में से 3,000 लोग निकल आते हैं इस बात के लिए, सिर्फ 3,000 कि हम धांधली नहीं होने देंगे, फिर दुनिया का कौन सा कुलिया है जिसमें धांधली आप कर लेंगे? ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए अगले, जरा मैं जरा थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं ना कि हुआ क्या, कितने किसके वोट थे और किस तरह कोई कहता। फिर आप आ जाए पीपी मियाँ वाली 3 जो है जी, जिसमें मलक अहमद साहब का हल्का है, यहाँ पे अहमद साहब ने लिए थे 1,07,000 वोट जी। और इनके मध्य काबल जो थे मुस्लिम लीग नून के इनामुल्लाह खान नियाजी साहब जी, उनके वोट है 13,465। ऐसा ही है। अब फर्क कितना है? 91,000 का 91 जी। हालांकि नियाजी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरी समझ से बाहर है नियाजी साहब को। मियाँ वाली भी था और कुछ वो नून लीग से भी थे ना। अच्छा, अब ये फ़र्क देख लेना। उसके बाद आप आ जाएं अगला हल्का जो आप आ जाएं अब्दुल लतीफ़ चतराली साहब का NA8 जी। यहाँ से चतराली साहब लेते हैं 61,834 वोट जी। जो दूसरे नंबर पर है फजले रब्बी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, वो है 23,723। जमीयत उलमा इस्लाम के यहाँ पे थे 42,987। हाँ जी, ये दूसरे नंबर पे थे। ठीक है, नून लीग के थे 20,000। अगर ये तीनों मिलते हैं ना तो फिर कहीं आगे जाते हैं उनसे। अगर ये तीनों मिलेंगे तो क्यों नजरियाती वोट मिलेगा इनके साथ? फिर इलेक्शन में वो बात नहीं रहेगी। आगे आप आ जाए और अब वहाँ पे हुकूमत भी KPK में है, NA 66। हाँ जी, अहमद चट्टा साहब। अब अहमद चट्टा साहब जो हैं इनके वोट हैं 1,60,676 जी, 1,60,676 और नून लीग के नसार अहमद चीमा सबसे तगड़े उम्मीदवार। हाँ जी, तकरीबन लाख के आसपास थे इनके। उनके थे 1,06,000। ये 60,000 का 1,633। 60,000 का फर्क। 60,000 की लीड। अब मियाँ अजहर साहब जो है उनकी लीड भी जो है मैं कोशिश करता हूँ, मुझे 32,000 की है तकरीबन। और ये लाहौर है। हाँ जी, ये लाहौर है। अब इस वक्त में यहाँ तो हो ना, आपने कुछ ऐसे कारनामे सारी अंजाम दे दी हों, आपने दूध की लहरें, शहद की नहरें, आपने यहाँ पर गरीब को रोटी आम कर दी हो, आपने यहाँ पर चीज़ें इतनी सस्ती कर दी हो जिसकी इंतहा कोई नहीं, आपने यहाँ पर इलाज की वो सहूलत कर दी हो कि अस्पताल में जाएं तो लोग भाग करके आए, जनाब बेड भी मौजूद है, मुफ्त मेडिसिन भी मौजूद है, आपका इलाज भी हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ों के बावजूद भी आपको पता है कि ऐसा नहीं है, किसी सूबे में नहीं है, तो किस तरह आप ज़िमनी इलेक्शन में क्या कर लेंगे? आप बयानिया कितना कर लेंगे? अच्छा, आपके समझते ज़िमनी इलेक्शन अगर इतने ज़्यादा होने शुरू हुए तो तहरीक इंसाफ मुतहरक नहीं होगी? अगर आप गिरफ्तारियां करेंगे तो एक नई तहरीक नहीं बनेगी? ये तो उसी तहरीक के दौरान ही सारा कुछ चल रहा है ना। और आगे आगे जिस तरह मैंने एक लफ्ज़ कहा है, ये लफ्ज़ समझने वालों के लिए बहुत है। मैंने अभी आपको प्रोग्राम से पहले कुछ हवाला दिया था कि फिर गौर से देखिएगा कुछ चीज़ों को। तो बहुत से लोग सितंबर कह रहे हैं ना, सितंबर भी होता है और सितंबर तक का किसके पास का इंतज़ार है। मुझे आज याद आ रहा है कि एक वक्त था मियाँ नवाज शरीफ साहब, मैं जर्नलिज्म में उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, मियाँ साहब इतने ज़्यादा अरूज पे और इतना ज़्यादा उनके पास इक़्तिदार का था, 2/3 अक्सरियत भी थी कि उनके मुकाबले में कोई सियासी जमात 5वें हिस्से पे भी नहीं थी। जब उन्होंने एक आर्मी चीफ को हाईजैक करवा के आर्मी चीफ भी नया बना दिया, सारा कुछ कर दिया, कितनी देर में 3 घंटे में सारा कुछ खत्म। हाँ जी, ऐसे ही है। ये ताकत का जो तवाज़ुन है ना सियासी जमातों के लिए, ये बड़ी जल्दी खत्म हो। ये कभी भी बिगड़ सकता है, कभी भी बिगड़ सकता है। और मुझे बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, मुझे बहुत तेजी से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब कुछ ज़ुबानों को खामोश कर दिया जाए, ठीक, और जब किसी अदारे की तरफ से कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएं, और जब ये पता लगे फ़लाँ के साथ फ़लाँ हो गया, फ़लाँ के साथ फ़लाँ हो गया, तो आप ज़हन में रखिएगा फिर। बिल्कुल ठीक है साकिब बशीर साहब, एक तो इस पे आप कमेंट कीजिएगा कि बड़ी जल्दी से शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। हम पहले डी सीट की भी बात कर रहे थे कि बड़ी तेज़ी से किया गया, साथ तहरीक भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही ये सब कुछ इतनी तेज़ी से चल रहा है। 9 मई के दीगर केसेस भी बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। इमरान खान के जो मुकदमात हैं
वो इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों है? एक तो जो 5 अगस्त की तारीख पीटीआई ने दी है वो अब उसको जो भी आप नाम दें, 15 अगस्त के राउंड अबाउट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीख दी हुई थी कि 4 माह में ट्रायल जब मुकम्मल होने हैं जो एटीसी कोर्ट्स हैं, तो वो 15 अगस्त की वजह से फिर एटीसी कोर्ट्स में जो केसेस हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हुए और उनके फैसले आए और उन फैसलों के बाद फिर ये नाहलियाँ और नाहलियों के बाद फिर तारीखें देना। तारीख में जल्दी तो इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो गैर जानिबदार नहीं रहा। माजी में भी, अभी रिसेंट जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, तब भी और इलेक्शंस के बाद भी उस पर बड़े सवालात हैं, तवील उस पर बहस भी हो सकती है। भारत इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ता जा रहा है। अब इनके पास एक ही रास्ता है कि ये अदालतों से सस्पेंशन करवाएं अपनी जो जजमेंट्स हैं इनके खिलाफ आई हैं। अब सस्पेंशन होना एक अलग से सवाल होगा। 26वीं तरमीम के बाद सूरत हाल काफ़ी अदालती महाज पे बदल चुकी है। बज़ाहिर बहुत जल्द इनको ये रिलीफ मिलते नज़र नहीं आएंगे। अगर नहीं नज़र आएंगे तो फिर डेफिनेटली ये ज़िमनी इलेक्शंस होने हैं और 8 फरवरी के बाद अगर 9 फरवरी आ सकता है। कल भी मैंने ये कहा था, आज फिर दोबारा कहता हूँ, ये 10 क्या 20 क्या 50 भी ज़िमनी इलेक्शंस हो गए और ये मुख्तलिफ तारीखों में होंगे। ये 5 जो हैं ये मुख्तलिफ तारीखों में होंगे, बाकी इसी तरह चलते रहेंगे। तो कोई जो है वो परेशानी नहीं है हुकूमत के लिए। अब क्योंकि 8 फरवरी इलेक्शंस हुए और 9 फरवरी भी आ गया, तब भी हुकूमत कोई कारकर्दगी की बुनियाद पर तो न तो उनको मिला कोई वोट, ना कोई ऐसा पैमाना था कि कारकर्दगी जांची जा रही थी। तो अब भी कारकर्दगी मैटर नहीं करती, वो वोट ही है, वो फॉर्म है एक, वो फॉर्म जिस तरह भी बन गया तो वो जीत जाएगा। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। 9 मई 2023 को हुआ और आज जो है वो आज 29 जुलाई है 2025, तो तकरीबन ये 26 माह गुजर गए हैं इस 9 मई को हुए। और मरकजी जो इसमें मुलजिम है या जिनके इर्द गिर्द सारा मामला घूमता है, उनका नाम है इमरान खान। और इस वक्त हम पिछले हफ्ते भी हमने बड़ी बहस की इस पर और अब भी इस पे डिस्कशंस हो रही हैं, बहस मुबहसे हो रहे हैं और मरकजी जो मुल्जिम है वो इमरान खान ही है। आज मैंने खोज लगाने की कोशिश की कि रावलपिंडी में भी, लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी, सरगोदा में भी, गुजरांवाला भी, 5 जगहों पे एटीसी कोर्ट्स में ट्रायल चल रहे हैं 9 मई के और तमाम में तकरीबन इमरान खान साहब जो है उनकी वो एज ए मुल्जिम जो है रखे गए हैं। अगर बात की जाए कि ट्रायल्स इमरान खान के खिलाफ कितने केसेस में चल रहे हैं, मतलब अगर पिंडी की मैं बात करूं तो 12 यहां पे हैं, लाहौर की बात करें तो 12 या 14 लाहौर में है, फैसलाबाद में कुछ केसेस हैं, सरगोदा में कुछ केसेस हैं, तो ये मिला जुला के कुछ 30 के करीब बनते हैं। 30 के करीब केसेस बनते हैं 9 मई के, जिनमें जब भी FIR लिखी जाती है तो यह लिखा जाता है कि इमरान खान की इमा पर, साजिश पर और उनके कहने पर यह सारा जो है वो किया गया। तो इस वक्त जब बात कर रहे हैं, आप हैरान होंगे हमारे देखने वाले कि एक ट्रायल चल रहा है इमरान खान के खिलाफ एक केस में, 30 में से एक केस की मैं बात कर रहा हूं, और वो भी रावलपिंडी का जो GHQ केस है उस केस में ट्रायल चल रहा है। वो भी ट्रायल पिछले 2.5 माह में बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। मतलब उसमें पिछले ये 2.5 माह पहले जो है उसकी कारकर्दगी थी, लेकिन दरमियान में 1-2 समातें हुई और इस वक्त भी हाफ पे है वो। बाकी लाहौर के जितने ट्रायल्स हैं उसमें इमरान खान के खिलाफ ट्रायल नहीं चल रहा, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, रावलपिंडी के बाकी 11 केसेस में भी ट्रायल नहीं चल रहा, यहां तक के चालान पेश नहीं हुए इमरान खान साहब के खिलाफ। वजह भी पता की आपने? कदरे हैरान कुन है मामला कि 30 के करीब केसेस में एक केस में ट्रायल चल रहा है और वो भी हाफ पे पहुंचा है। मरकजी मुल्जिम जो है वो इमरान खान है। तो ये एक हमारे लिए एक नई खबर है इस सारे जो है वो तनाजुर में। मैं आपको खबर दे देता हूं किस तरफ जा रही है। मैं साकिब साहब आपको खबर दे देता हूं। मैंने अभी एक फिक्रा कहा है, आपने वो बिल्कुल बात दुरुस्त कही है कि 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी आया था। 8 फरवरी के बाद जब 9 फरवरी आया था, फॉर्म 47 का किसी को इल्म नहीं था। 8 फरवरी के बाद जब 9 फरवरी आया था तो सोशल मीडिया पर इतना शोर नहीं मचता था। 8 फरवरी को जब 9 फरवरी आया था तो इंटरनेशनल तौर पर ये चीज़ें नहीं चलती थी और कभी किसी टीवी चैनल पर फॉर्म 47 डिस्कस नहीं होता था। आप और मैं कभी ये डिस्कस नहीं करते थे, बल्कि कोई भी डिस्कस नहीं करता था।
अब गली मोहल्ले के बच्चे को पूछ लेना कि फारम 47 क्या है तो वो बता देता है, या आप पूरे एक रेहड़ी वाले से पूछ लें वो भी बता देता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हम 8 फरवरी वाले को आज भी अगर ये समझे कि वही कुछ होना है, ठीक है, नहीं होगा। मैं ये लिख के देता हूँ। दूसरी बात, ये जो खान साहब का ट्रायल नहीं चल रहा जी, तो ये सोचे वो क्यों नहीं चल रहा, मैं उसका जवाब दे देता जी जी। इमरान खान, जिसका नाम है इमरान खान नियाजी, उसमें और बाकी लोगों में बहुत फ़र्क है। एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है, एक उसकी लॉबिंग भी है, और एक सिंपल सा ये कुछ ना करते। अगर उसी को सजा दे देते तो आप खुद ब खुद पार्टी को नजर आते, इतना अरसा तो आ ही नहीं सकते। ये अगर उसको नहीं दे सके तो फिर ये समझ लेना कि पीछे कुछ ना कुछ किसी ना किसी जगह मौजूद है। और दूसरी बात, आप आवाम को किस तरह मुतमिन करेंगे, ये तो मुझे बता देना। आवाम को मुतमिन किस तरह करेंगे? एक सूबाई नशिस्त थी समरियाल की, एक सूबाई नशिस्त, किसको नहीं पता कि वहां पर पीपल्स पार्टी का जनाजा कैसे निकला, वहां पर बाकी सियासी जमातों का कैसे निकला, सियासी जनाजा मैं कह रहा हूं। तो अब आप किस तरह समझते हैं कि ये नहीं होगा? देखें, अब मुझे भी पता है, आपको पता है, तो जो शख्स इलेक्शन लड़ रहा होगा, कितने पोलिंग स्टेशन पर आप पुलिस को तैनात करके या किसी को तैनात करके मारेंगे, कितने पोलिंग स्टेशन से जबरदस्ती करेंगे? मतलब साकिब साहब, वो काम हो जाएगा, वो तहरीक जिसे ये समझते हैं नहीं बनेगी, वो तहरीक फिर हर हल्के में बन जाएगी, हर गली मोहल्ले में बन जाएगी। अगर अरकान असम्बली थप्पड़ मार सकते हैं असम्बली के अंदर एक दूसरे को, यहां तक बात पहुंच चुकी है, तो किस तरह समझते हैं इलेक्शन नहीं होगा? आज इलेक्शन करा के देख लें, जिस मर्जी शख्स को पीटीआई के खंबे के खिलाफ खड़ा करके देख लें, नहीं जीतेगा। हकीकत है ना, उसको तस्लीम करना चाहिए। और ये बात अब किसी और जगह भी तस्लीम होना शुरू हो गई है। मैं सिर्फ आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ 18 सितंबर से पहले शायद किसी के पास वक्त ना रहे। ठीक है जी। साकिब साहब, एक तो इस पे कमेंट कर दीजिएगा, मेरे ख्याल आप कमेंट करना चाह रहे हैं। जी, कमेंट मेरा ये है कि अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं, इंडिपेंडेंट जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, गिरफ्तारियां नहीं होती, और जो पोल डे या जो है वो पोल डे से पहले या पोल डे के बाद जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो आइन और कानून के मुताबिक वो करें। पोलिंग बूथ में पड़ने वाले वोट की गिनती उसी के हक में जाए जिसको वोट पब्लिक ने किया है, जिसको पब्लिक ने वोट दिया है उसके हक में वो वोट गिने जाएं। तो ये सारी शराइत पूरी हो जाए तो फिर जो है वो जो राणा साहब बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा, लेकिन ये शराइत पूरी होती मुझे नजर नहीं आती। ठीक है, आपको आइडियलिज्म पे इतना हम चाहते हैं कि अल्लाह करे इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो, साफ और शफाफ इलेक्शन हो, ताकि हम बैठकर तारीफ कर सके, हम कह सकें कि हम उस मुल्क में हैं जहां पर आइन और कानून की बालादस्ती और साफ और शफाफ इलेक्शन है। अच्छा, ये आपकी और मेरी ख्वाहिश है। ठीक है, कुछ दीगर मामलात पे हमने बात करनी है, यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उन पे बात करेंगे। वेलकम बैक। जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने की बात कर रही है, वहीं पर जमात इस्लामी भी इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च की बात कर रही है। आज मुज़ाकरात भी हुए पंजाब हुकूमत से। उन मुज़ाकरात में ये देखने में आया है कि कोई बात नहीं बनी है, किसी बात पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। ये सारा मामला है क्या? जमात इस्लामी लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या प्लान रखती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत बलोच साहब, आप नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के। लियाकत बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये क्या मामला है, लॉन्ग मार्च करना क्यों है, और आज जो पंजाब हुकूमत से बातचीत हुई है उसमें सर क्या फैसला हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया राना साहब। मसला ये है ना, जैसे आपने कहा ना जी, कि पीटीआई को भी एहतजाज का हक हासिल है, आईनी जमहूरी सियासी हक जो है वो नहीं, पीटीआई को नहीं चाहिए। नहीं बलोच साहब, पीटीआई को नहीं हक हासिल, उनको तो मैं ये कह रहा हूँ जो उसको रेफर किया ना जी। लेकिन ये है कि ये जो हक दो तहरीक या लॉन्ग मार्च है जो बलूचिस्तान से चला है, इसका मसला ये नहीं है कि भी ये रवायती कोई पावर पॉलिटिक्स का या किसी हुकूमत को गिराने का या किसी के कोई रिहाई का मसला है।
ये तो बलूचिस्तान जो आग में जल रहा है, बलूचिस्तान के जो अहम तरीन मसाइल हैं, उन मसाइल के हवाले से एक ये पुरअमन सियासी जमहूरी जद्दोजहद है, जहाँ एक तरफ पूरे बलूचिस्तान में ये तासुर दिया जाता है कि बस सलीदगी पसंद छाए हुए हैं और लोग पहाड़ों पर चले गए हैं और आइन और जमहूरियत और सियासत के दायरे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। जो हुकूमती लोग हैं उनको अपनी पोजीशन भी अच्छी तरह मालूम है। इन कैफियत में मौलाना हिदायतुर्रहमान की क़यादत में जो लॉन्ग मार्च वहाँ से चला, जो इस वक्त लाहौर पहुँचा, अब लाहौर में आज सारा दिन जो है कि मंसूरा का मुहासरा किए रखा और उनको आगे नहीं जाने दिया। कोयटा से लाहौर तक बिल्कुल पुरअमन रहा है, कोई मसला नहीं बना, कोई नफरतें नहीं, बल्कि इससे फेडरेशन और कौमी वहादत को एक बहुत ही अच्छा और मुस्बत पैगाम है। और उनके मुतालबात भी यही हैं कि भी वहाँ बदअमनी है, वहाँ अमन कायम किया जाए, लोगों की जान माल इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसी तरह जो सी पैक है गवादर, उसकी एक बहुत अहम तरीन बेस है, लेकिन गवादर के लोग बुनियादी हकूक़ से भी महरूम है। माहीगीरी जिनका रिज़्क़ का और रोज़ी का ज़रिया था, उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया गया है और आम आदमी के उन मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। फिर यह है कि डेथ स्क्वाड है जिनके बारे में गहरा तासुर है कि कहीं ना कहीं किसी सरकारी हुकूमती सरपरस्ती में इन लोगों के ज़रिए लोगों को टारगेट किया जाता है। फिर नौजवान है, बेरोज़गारी है, वो तो चले आप कह सकते हैं कि पूरे मुल्क के ये मसाइल हैं, लेकिन चंद बुनियादी वो मसाइल जिसमें सूबे का माइंस एंड मिनरल और उनका हक़ मलकियत है, ये वो तमाम इशूज हैं जिसके लिए वो एक पुरअमन बात कर रहे हैं। इसी तरह फिर पहले फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तलाल चौधरी साहब 2 मरतबा मंसूरा तशरीफ लाए और उनके साथ बातचीत हुई, और आज जो सीनियर मिनिस्टर हैं सूबाई मरियम औरंगजेब साहिबा और ख्वाजा सलमान रफीक साहब और वज़ीर कानून मलिक साहब, वो भी तशरीफ लाए, और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा ने भी वहाँ हमारे उस मुज़ाकरात में टेलीफोनिक बात भी की, और हमने उनको यही बात की कि ये पुरअमन लोग हैं और पंजाब में से ये मैसेज आप क्यों देना चाहते हैं कि भाई बलूचिस्तान से आए हुए पुरअमन लोगों को भी इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा। और अगर ये इकदाम यहाँ किया जाता है तो ये मैसेज तो फिर उन लोगों का कि जिनके बारे में हुकूमत उन्हें अलहदगी पसंदी का, फितनतुल हिंदुस्तान का और इस तरीके से उन्वान देते हैं, और एक पुरअमन एहतजाज वालों की भी बात को नहीं सुनेंगे, तो फिर ये तो ज़बरदस्ती लोगों को उसी तरफ धकेलने वाली बात है। तो उन्होंने आज यही कहा है कि भाई वो एक फेडरल कमेटी की भी कोई नोटिफिकेशन हो जाएगी ताकि एक बामानी मुज़ाकरात हों, और इसी तरह पंजाब हुकूमत भी जो है कि सिलसिले में अपना पूरा फेवरेबल इनपुट देगी। अब इंशाल्लाह कल हम इस बात को देखेंगे और कल ही फिर दोबारा बात हो सकेगी। अच्छा लियाकत बलोच साहब, आप वो काम कर रहे हैं जो हुकूमत को करना चाहिए था, और आप वो काम कर रहे हैं जिससे मुल्क के अंदर बिल्कुल एक वहदानियत पैदा होती है, एक मुल्क के अंदर नफ़रत की फ़ज़ा ख़त्म होगी और सारा मुल्क जो है वो चाहेगा, पैगाम जाएगा कि बलूचिस्तान में अमन हो। तो फिर आपने हुकूमती मेम्बरान जो आपके पास आए, आपने उनको समझाया भी होगा, उनको क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों चाहते हैं कि आप ये मार्च इस्लामाबाद लेकर ना जाएं? लेकिन एक तो एक वाज़ेह असूली बात करते हैं कि भी जो दीगर भी जो सिक्योरिटी अदारे भी हैं कि भी इस्लामाबाद एक फेडरल कैपिटल है, वहाँ एक सूरत हाल इस तरह बन गई है, आए रोज़ वहाँ मुजाहरे एहतजाज हो रहे हैं, जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो इमेज है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मनफी चीज़ें पैदा होती हैं। हमने उन्हें कहा कि भी जब आप इस्लामाबाद है, हुक्मरान वहाँ मौजूद हैं, पॉलिसी साज मौजूद हैं, और अगर कोई वायलेंस के बगैर कोई पुरअमन एहतजाज होता है तो वो तो मुल्क के अवाम की भी ताकत होता है, मुल्क की भी ताकत होता है। तो बुनियादी तौर पर उनका अपना माइंडसेट तो इसी पर ही है, लेकिन हमारा तो उनके सामने यही है कि भी हमारा तो कोई
ये एहतजाज इसलिए नहीं है कि कोई हुकूमत गिरानी है या किसी से इस्तीफा मांगने जा रहे हैं, लेकिन सुनने में आया है कि आपकी तरफ से कुछ चीजें तय भी हो रही हैं। ये जो अफवाह फैली हुई है, क्या आप पिंडी तक रहेंगे, इस्लामाबाद नहीं जाएंगे? ऐसी भी कोई बात है? जाएंगे तो इस्लामाबाद जाएंगे या पिंडी तक? पिंडी और इस्लामाबाद ट्विन सिटी हैं। अब वो दोनों के बारे में एक ही मौक़िफ़ रखते हैं। तो अगर इस्लामाबाद है या रावलपिंडी है और वहाँ बैठ के भी कोई धरना या एहतजाज हो सकता है, तो हम उन सारी चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं। महज ये नहीं है कि भी हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और अब हम उसके अपनी एक जिद और किसी हटदर्मी में मौजूद हैं। बुनियादी मकसद तो यही है कि जो अवाम के मसाइल हैं उन्हें एड्रेस होना चाहिए, और यहाँ से बलूचिस्तान के अवाम को ये पैगाम होना चाहिए कि नहीं भाई, हथियार उठा के नहीं या पहाड़ों पे जा के नहीं, और सियासी, जमहूरी और पुरअमन बुनियादों पर भी अपने मसाइल का कोई हल तलाश किया जा सकता है। तो इस सारे एहतजाज और लॉन्ग मार्च का बुनियादी मकसद तो यही है। जनाब लियाकत बलोच साहब, ये बताइएगा कि आपके जो मुतालबात हैं, उन मुतालबात के हवाले से माजी में हमने देखा कि पीटीआई के दौर में भी ये लोग नहीं और लोग यहाँ पे इस्लामाबाद आते रहे, उनको तसल्ली दी जाती रही और वो वापस जाते रहे। कुछ इस किस्म के मुतालबात भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो माजी में भी इस तरह के थे, लेकिन हुकूमत उनको एड्रेस नहीं कर सकी। पहला सवाल तो ये है कि अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती तो इसके बावजूद भी आप निकलेंगे, वहाँ से इस्लामाबाद तक आएंगे? और दूसरा सवाल ये है कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी में आपका धरना होगा या सिर्फ एक जलसा होगा और मामला खत्म हो जाएगा? देखें, उनको वाज़े तौर पर मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब ने यही कहा कि भी हम तो इस्लामाबाद तक अपनी फरियाद लेकर आ रहे हैं। दूसरा ये है कि भी कोई हम ऐसा नहीं कर रहे कि वो कोयटा से चले हैं तो जहाँ से आगाज हुआ था उससे आगे लोग साथ शामिल होते चले जाएं, ऐसा भी नहीं है। जितनी एक तादाद मुतय्यन की थी उसी के मुताबिक ये लॉन्ग मार्च, ये कारवां चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे उनका इस्तकबाल होता है, और इस्तकबाल के बाद वही लोग जो हैं कि वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए इसमें एक अलामती चीज़ है, बलूचिस्तान के अवाम की तरफ से एक तर्जमानी की जा रही है, और कोई लॉन्ग टर्म ऐसा धरना देने का कोई ना प्रोग्राम है और ना ही इस चीज़ को कोई पेश नज़र रखा गया है। बुनियादी चीज़ है कि वहाँ पहुँचें, बातचीत हो जाए, फेडरल गवर्नमेंट जो है इन मसाइल को एड्रेस करे और जो चीज़ें इमीडिएट हो सकती हैं उसका इकदाम करे, और जो लॉन्ग टर्म है उनके लिए पूरा एक मैकेनिज्म बनाया जाए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भी एहतजाज, मुजाहरे और वादे तो हो जाते हैं लेकिन हुक्मरान इस पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर वो हुक्मरान अमल नहीं करते तो क्या लोग अपनी सियासी जद्दोजहद को छोड़ दें, पुरअमन बुनियादों पर अपने मुतालबात को छोड़ दें? तो यही बात साकिब साहब ने पूछा, अगर नहीं इजाज़त मिलती तो फिर भी आप निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? ये तो उनका, जो बलूचिस्तान से लॉन्ग मार्च के लोग आए हैं मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब की क़यादत में, उनके पेश नज़र तो यही है कि भी हमें निकलना है और आगे जाना है और आगे बढ़ना है। उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि अगर आप ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं कि लाहौर से, पंजाब से आप इस पूरे लॉन्ग मार्च के शुरका को गिरफ्तार कर लें, जेलों में डाल दें, तो उन्होंने कहा हम इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इसके जो असरात बलूचिस्तान के अवाम पर एक नेगेटिव होंगे, पंजाब हुकूमत को भी इन चीज़ों को भी अकाउंट फॉर करना चाहिए, इसकी एक बैलेंस शीट बननी चाहिए। तो ये हर पहलू से बात हुई है। ठीक है लियाकत बलोच साहब, इस पर भी बताइएगा कि अमीर जमात इस्लामी बारहा ये बात करते हैं, जलसों में भी बात करते हैं, वैसे भी वो मीडिया पर ये बात करते हैं कि जमहूरियत नहीं है। वो इस पर भी बात करते हैं कि गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन की जो जमातें हैं वो तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के बैनर के नीचे ही निकल रही हैं। तो क्या जमात इस्लामी से उनकी कोई बात हुई है या जमात इस्लामी इंटरेस्टेड है कि वाकई अगर वो आप लोग भी समझते हैं जमहूरियत नहीं है, आप लोग भी समझते हैं हालात बहुत ख़राब है, तो उनके साथ शामिल हो जाए, तहरीक बेहतर हो जाएगी?
नहीं, देखें, जहां तक जमहूरियत के होने या ना होने का मसला है वो तो बहुत वाज़ेह है कि 2024 का जो इलेक्शन है कि वो तो एक हाईजैक्ड इलेक्शन है और उसके नतायज ने अभी तक मुल्क को अनस्टेबल रखा हुआ है, जिससे हर आने वाले दिन के बाद एक नए से नए मसला पैदा हो रहा है। इसलिए ये तासुर पैदा हो रहा है कि हाइब्रिड निज़ाम के ज़रिए हर चीज़ को काबू और गिरफ्त में रखा जा रहा है। तो ये चीज़ें ज़्यादा देर पा नहीं होती, इसके कोई ना कोई नतायज गलत ही साबित होते हैं। दूसरा ये है कि भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उनमें असद कैसर साहब जो कौमी असम्बली के साबिक़ स्पीकर हैं, उनका 3 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था कि इस तरह उन्होंने ये फैसला किया है कि भी 31 और 1 को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेंगे। तो मैंने अमीर जमात हाफिज नईमुर रहमान साहब को आगाह भी कर दिया था और असूली तौर पर यही है कि भी अपोजिशन जमातें अगर कहीं मिल बैठती हैं और उस पर एक कौमी इश्यूज पर बातचीत होती है तो हमेशा उस पर हमारा एक पॉजिटिव रवैया रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने भी 2 मरतबा रब्ता किया है। आज मेरा उनके साथ तय था कि शाम को इस्लामाबाद में हम मिलेंगे और वो इसका बाकायदा दावतनामा एक्सटेंड करेंगे, लेकिन आज सारा दिन मुज़ाकरात की वजह से लाहौर में ही मेरी मसरूफियत रही है। तो अब इंशाअल्लाह इम्कान है कि मैं इस्लामाबाद जाऊं और कल हमारी मुलाकात होगी और फिर उस सिर्फ ये बता दें कि मुज़ाकरात का राउंड ख़त्म हो गया है या अभी सुबह एक और आखिरी मुज़ाकरात का राउंड चलना है? लेकिन राना साहब, हम तो पूरे मुल्क को भी सियासी बहरान को सियासी बुनियादों पे हल ही तजवीज़ करते हैं और आप कोई भी एहतजाज कर लें, अल्टीमेटली जो है कि वो मुज़ाकरात और गुफ्तगू से ही किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। आज भी मैं समझता हूं कि भी अगरचे आज के दिन के मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और उनको हमने अपना पैगाम दिया, वो हमारा पैगाम वसूल करके चले गए। ठीक है लियाकत बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में जो किया और मुज़ाकरात का एक दौर कल भी हो सकता है आपका कहना था। दीगर मामलात पे बात करेंगे, यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बात करेंगे इमरान खान के साहबजादों के हवाले से कि वो साहबजादे पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं क्योंकि जब वो बरतानिया वापस गए हैं तो फिर एक तासुर ये था कि वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज इमरान खान साहब से ही ये पूछा गया है कि अगर आपके साहबजादे आते हैं तो क्या वो जो तहरीक है 5 अगस्त वाली उसको लीड कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। साकिब बशीर साहब, ये बताइएगा कि आज जिस वक्त सहाफ़ी ने सवाल किया, आज इमरान खान साहब तक सहाफ़ी पहुंच पाए, ये सवाल भी हो गया, उन्होंने जो जवाब दिया है उससे क्या महसूस होता है कि बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो तहरीक का हिस्सा होंगे नहीं होंगे, या ये ब्लफ भी हो सकता है खान साहब की तरफ से? अच्छा, ये तोशाखाना 2 केस जो है वो चल रहा है, वहाँ पे वैसे फैमिली और जो उनके पार्टी के सीनियर वकला हैं उनको इजाज़त तो नहीं मिली, लेकिन उनके जो प्रोफेशनल वकील थे कोसैन मुफ्ती, वो आज जेल के अंदर मौजूद थे, उन्होंने जरा भी की। तो वहाँ पे जो पैगामात कोसैन मुफ्ती साहब के ज़रिए बाहर आए हैं पार्टी के लिए, मुख्तलिफ जो पैगामात थे उनमें ऐसा कोई पैगाम नहीं था कि इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान में ना आए, और उन्होंने ये कम्युनिकेट किया हुआ अपनी पार्टी को वकील के ज़रिए कि आप उनको आने से रोक दें। अब कंट्रोवर्सी या कन्फ्यूजन कहाँ पे बनी? कन्फ्यूजन ऐसे बनी कि वहाँ पे क्योंकि मीडिया मौजूद होता है, वहाँ वो बात भी करते हैं, तो वो बात ये कर रहे थे कि मुझे जो सहूलियात हैं वो मिलनी चाहिए और मेरे बच्चे हैं और वो मुझसे बात करते हैं और मेरा राइट है कि वो मैं उनसे बात जो है वो कर सकूं। वहाँ पे सवाल ये हुआ कि क्या वो पाकिस्तान में आकर आपके जो साहबजादे हैं वो एहतजाज को लीड करेंगे? तो उन्होंने कहा लीड नहीं करेंगे, और उन्होंने ये बात करके इमरान खान साहब ने आगे अगले सवाल पे चले गए। अब इससे फिर कुछ ने इससे ये अखज़ किया कि वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान ही नहीं आएंगे, और कुछ ने अखज़ किया कि वो आएंगे लेकिन लीड नहीं करेंगे। तो ये कन्फ्यूजन बरकरार है। पीटीआई की जो लीडरशिप या उनको जो कम्युनिकेट हुआ है अंदर से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि इमरान खान साहब के साहबजादे नहीं आएंगे।
पीटीआई भी कह रही है कि ये ऐसा तासुर दुरुस्त नहीं है, हमने चेक कर लिया, इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने वो बात की कि वो यहाँ पे आए और एहतजाज को लीड करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों ये एक सवाल तो बन रहा था ना, हम भी इस पे बहस कर रहे थे कि वो आएंगे तो वो क्या डायरेक्ट अडियाला जेल जाएंगे, मुलाकात करके वापस चले जाएंगे, या किसी एहतजाज में भी शामिल होंगे। तो ये सवाल तो आ रहा था। तो इस हद तक मेरा ख्याल में ये खबर जो है इमरान खान साहब ने कंफर्म कर दी है कि मेरे जो बेटे हैं वो आने ना आने का मामला तो साइड पे कर दें, कि वो किसी एहतजाज में शामिल नहीं होंगे। ये चीज तय हो गई है इमरान खान साहब के आज के स्टेटमेंट की वजह से। बाकी वो कंफ्यूजन बरकरार है कि वो आने या ना आने का उनका स्टेटमेंट जो है उसको कैसे जो है वो हम लेंगे। ठीक है राना साहब, अगर हम इस बात को दुरुस्त मान लें जिस तरह साकिब साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे आएंगे और एहतजाज को लीड नहीं करेंगे, अब जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी ये तो उसी वक्त डिसाइड नहीं होगा। आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन मुझे तो आज तक ये नहीं पता लगा कि इमरान खान, एक तो आज सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये ख़बर इस तरह टीवी चैनल्स पर चली कि पहले इमरान खान का नाम नहीं बानी का नाम चलता था, आज इमरान खान का नाम भी चल गया। और जब वो नाम चला मैंने ख़बर देखी तो ज़राए क्या भाई, जब रिपोर्टर वहाँ मौजूद है तो फिर तो साकिब साहब ज़राए का लफ्ज़ ही नहीं है ना, रिपोर्टर से गुफ्तगू का लफ्ज़ आ जाना चाहिए ना। जी जी ठीक है। तो मैं हंसना शुरू हो गया, तो मेरे पास साकिब साहब के शहर का ही एक बड़ा सीनियर रिपोर्टर बैठा था। अच्छा। बड़ा ही सीनियर और इनका बड़ा अच्छा दोस्त है। तो मैंने उससे कहा, लाहौर में आज मेरा मेहमान था, तो मैंने उससे कहा कि ये खबर देखकर आपको क्या लगता है? उसने कहा जो आप सोच रहे हैं मुझे भी वही लगता है। और आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि खबर बड़ी तेज़ी से चल गई। और इतनी तेज़ी से चलती नहीं होती, बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं। बात यह है कि इमरान खान ने कब कहा था कि मेरे बेटे आके इस तहरीक को लीड करेंगे? मुझे कोई एक फिक्रा ऐसा बता दें, कोई एक जगह ऐसी बता दें, कोई एक तकरीर ऐसी बता दें, कोई एक पैगाम ऐसा बता दें, कोई एक ट्विटर पे ऐसा बता दें। उन्होंने तो कभी नहीं कहा। वो तो रूसी सियासत के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कभी नहीं कहा कि अलीमा खान को किसी जलसे में, किसी जुलूस में आप क़यादत कराएं। क्या अलीमा खान लाहौर में आने वाले एक काफिला जो था MP MNA सेनेटर्स का, उसमें मेहमान थी? क्या अलीमा खान जितने जुलूसों में भी गई हैं आपको नज़र नहीं आया वो आम औरतों के साथ, आम लोगों के साथ खड़ी हुई हैं? वो किसी ट्रक पे खड़ी नहीं हुई। तो जब इमरान खान का एक फैसला है कि मेरे बेटे हो, मेरी बहन हो, मेरा कोई भी खूनी रिश्ता हो, वो तंजीम का ओहदा नहीं लेगा। लेकिन राज साहब, आप समझते हैं अलीमा खान साहिबा के ही बयानात की वजह से और पार्टी की जो लीडरशिप थी उनके बयानात से ये चीज़ जो है इस तरह से अखज़ की जा रही थी कि वो आएंगे भी और शायद तहरीक का भी हिस्सा बनेंगे? देखिए, तहरीक का हिस्सा, उनका यहाँ पे आ जाना ही तहरीक का हिस्सा है। उनका पाकिस्तान आ जाना ही तहरीक का हिस्सा है ना। मतलब वो पाकिस्तान आते हैं और आके अपने वालिद से मिल के जाते हैं, तो किस तरह हो सकता है कि उनसे तहरीक के लोग ना मिले? या किस तरह हो सकता है कि उनसे लीडरशिप ना मिले? ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो आप PTI की लीडरशिप को उनसे मिलने से नहीं रोक सकते। इसलिए नहीं रोक सकते कि भाई वो उनके कायद के बेटे हैं दोनों, वो मिल सकते हैं। वो यहाँ से क़यादत वहाँ जाके मिलना चाहे वो भी मिल सकती है। मैंने कल के प्रोग्राम में आपसे कहा था 2 तरीके हैं उनके आने की, याद है? बिल्कुल। तो मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ। हाँ, और आज मेरी जब ये खबर निकली तो मैंने मैसेज किया अलीमा भाई को कि क्या इस खबर में कितनी सदाकत है। ठीक है। तो उनका आगे से मैसेज आया कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, कि वो नहीं आ रहे। मतलब ये चीज़ें आप गौर करें ना, कभी आ जाता है जमाइमा खां का, कि जमाइमा खां ने रोक दिया, फिर एक दिन वो चलती है खबर, दूसरे दिन वो खबर रुक जाती है, तीसरे दिन अगली खबर रुक जाती है। अच्छा ना है खान साहब के साथ, मैं कहता हूँ ये भी कर लें, ये साइड पर रखते हैं। खान साहब के साहबजादों की वजह से 8 फरवरी को वोट मिला था? नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं। तो फिर आप ज़हन में रखिएगा, जिसका नाम बानी तहरीक इंसाफ है, वो शख्स इस पाकिस्तान में वोट उसका है, और उसका जो वोट है वो उसके नाम पे मिलना है। अब उसके नाम पे मिलने वाले वोट को कौन कैश कराता है, कौन नहीं कराता है, एक बात का मसला है। लेकिन एक बात ज़हन नशीन बिल्कुल क्लियर कर ले, ठीक है, कि जो लोग ये कह रहे हैं ना, मैं आज चैलेंज से कह रहा हूँ, चैलेंज से, टीवी पे दिखाए ना दिखाएं, इसको लाए ना लाए, मीडिया दिखाए ना दिखाए, लेकिन आपकी मेरी हर शख्स की वो नज़र ज़रूर देखेगी कि इतना बड़ा अपसेट होगा जितना कोई सोच नहीं सकता। मैं बस आपको ये बताता हूँ। अच्छा, ये आप अगस्त सितंबर की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हमने
जिस तरह ना अचानक से आप देख रहे हैं ना कि अचानक से आज बरतानिया ने भी फ़लस्तीन को जी तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है गरबन, ठीक है, बातें हो रही हैं और बाकी चीज़ें भी होना शुरू हो गई। फ्रांस ने भी वो फ्रांस ने भी कर दिया है। और आपको पता फ्रांस के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ? कल फ्रांस का सबसे बड़ा, फ्रांस पे एक साइबर हमला हुआ है। अच्छा। और फ्रांस का वो जो सबसे महंगा त्यारा जो हमने गिराया था जहाज, उसका सारी जो टेक्नोलॉजी है वो लीक हो गई है। वो लीक भी हो गई, हैक भी हो गई। अच्छा, ठीक है, ये वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसका भारत और इसराइल पे। अच्छा, ठीक है कि ये दोनों मिले हुए हैं और ये सारा कुछ हो। जिस तरह हालात इंटरनेशनल चेंज हो रहे हैं ना, और आपको ये कहना पा रहा है कि हम किसी सूरत में भी ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अगस्त के बाद सितंबर में बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। उस टाइम तक मुझे नहीं पता, अगर आप किसी सूबे की हुकूमत ख़त्म करते हैं, किसी और जगह की हुकूमत ख़त्म करते हैं, कुछ और करते हैं, तो शायद हालात किसी और तरफ चले जाए। ठीक है, अभी बहुत टाइम है। साकिब बशीर साहब, बहुत टाइम है सितंबर आने में जब ये ज़िमनी इंतखाब होने हैं, लेकिन 5 अगस्त में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। और वकला के हवाले से PTI के जो वकला हैं, जो इमरान खान के वकला हैं, उनके हवाले से बात होती है कि भारी फीसें भी लेते हैं लेकिन मुलाकात भी करवाने में कामयाब वो नहीं हो रहे हैं। मसाइल हैं क्या? वकला क्या अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर रहे, या फिर वकला को वो सहूलत ही मुयस्सर नहीं है? वकला जो हैं वो PTI के साथ 9 मई के बाद आए, जो लीड कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर हैं, बाकी सलमान अकरम राजा हैं, बाकी भी वकला हैं, और पै दर पै उनकी जानिब से जो प्लानिंग होती रही, वो 8 फरवरी के इलेक्शंस हों पहले बाद में, कुछ तो मुश्किलात थी, मतलब 70% तो मुश्किलात थी सारे सिनेरियो में, लेकिन 30% इनको स्पेस थी कि वहाँ उस स्पेस में आपने कानूनी तौर पर कुछ गलतियाँ जो है वो तकनीकी गलतियाँ नहीं करनी थी। वो आपने मखसूस नशिस्तों में भी मैं 70% वही मार्जिन दे रहा हूँ कि वहाँ पे इश्यूज थे, लेकिन 30% तो आपके पास था, उससे वो तकनीकी गलतियाँ हम देखते आ रहे हैं। अब अगर देखें PTI की जानिब से जो दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, वहाँ पे 24 मार्च को एक ऑर्डर आया था कि मंगल और जुमरात को मुलाकातें होंगी। अच्छा, 4 अप्रैल से लेकर अप्रैल के महीने में उस ऑर्डर पर अमल ना होने पर जो तौहीन अदालत की दरखास्तें भी दायर हो गई। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं मई, जून और जुलाई भी गुजर गया, 3 माह हो गए हैं। हर मंगल को या जुमरात को सलमान अकरम राजा भी वहाँ जाते हैं, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, वहाँ जाते हैं अडियाला जेल, उनकी मुलाकात अडियाला जेल के हुकाम नहीं करवाते। तो वो जो अर्ली हेयरिंग्स या इस किस्म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई दरखास्त दायर करना या इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना कि फैमिली की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, कि फैमिली की इमीडिएट फैमिली की मुलाकात तो उनका राइट है ड्यूरिंग ट्रायल। जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिस देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल में इमरान खान साहब के तकरीबन 4 बड़े ट्रायल्स हुए, तो उन ट्रायल्स में हमेशा से फैमिली को इजाज़त होती थी। तो अब हम पिछले 3-4 माह की प्रैक्टिस देख रहे हैं कि फैमिली को भी इजाज़त नहीं है। तो वकला खुद जो अब मौजूद है, कानून जानते हैं, तो फोरम भी जानते हैं। तो मेरे लिए हैरान कुन ये है कि ये तकनीकी तौर पर वो फोरम क्यों नहीं उस फोरम पर पहुंच रहे, क्यों नहीं बात कर रहे कि ये हर्डल हमें आ रही है और हमारा ये राइट है कि हम उस ट्रायल में जाएं और ट्रायल को देखें। और एक अहम ट्रायल है, उस ट्रायल में वकला की भी ज़रूरत होती है और फैमिली की भी जो है वो इस हवाले से ज़रूरत होती है। तो ये एक तकनीकी तौर पर एक मैं समझता हूँ कि एक स्पेस है जिसको PTI के लॉयर्स है वो फिल नहीं कर पा रहे। ऐसी ही कुछ गुफ्तगू फैसल चौधरी साहब भी करते हैं, फवाद चौधरी साहब भी ऐसी बात करते हैं वैसे कि वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे। वो वकला करते हैं। मुझे एक बात बताएं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी, आपने उन्हीं के पास जाना है ना जी, वो एक फैसला देते हैं कि इन 2 दिनों में इनकी मुलाकात करवाई जाए जी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन, उसमें लिखा जाता है कि ये लोग जो लिस्ट देंगे उस पर अमल किया जाए। वो एप्लीकेशन, वो लिस्ट जाती है, उस पर अमल नहीं होता। वो एक एप्लीकेशन फिर उसी अदालत में देते हैं, तौहीन अदालत की, ठीक है, वहाँ पे बुला लिया जाता है, बुला के कहा जाता है, वो कहते हैं जनाब ठीक करें। अब उसके बाद मुझे बताएं वो अल्लाह मियाँ को दरख्वास्त दें, अल्लाह मियाँ के आगे तो दुआ कर सकते हैं ना, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। अब जब उन्हें पता है कि अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 दफ़ा बुलाने के बावजूद, उनके अहकामात के बावजूद अमल नहीं हो रहा, तो वकला क्या करेंगे? फैसल चौधरी साहब कहेंगे, कोई भी कहे। मेरा एक सवाल है ना, उसके बाद क्या वो सुप्रीम कोर्ट चले जाए?
अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी वही सवाल पूछेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये हुक्म किया था। मुझे बताए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कई दफ़ा पता चलता है नेट ख़त्म हो गया जी, वहाँ पे नेट नहीं चल रहा जी, इमरान खान की जो है वो फलां नहीं हो सकती जी। अब वकला करें क्या, मुझे बताएं ना, वकला कर क्या सकते हैं? वकला जो कर सकते थे उस पर अमल हुआ? ये तो सवाल उठना चाहिए कि क्या चीफ जस्टिस साहब के हुक्म पर अमल जो है वो ना करने वाला अब तक क्यों बैठा हुआ है? ठीक है, लेकिन राना साहब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जैसे आज अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे थे कि हमें रिलीफ अदालतों से ही मिलना है। एक तरफ तो उन्होंने उम्मीद भी लगाई हुई है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो और क्या करें उनके क्या और किससे उम्मीद लगाए? मुझे एक बताएं, अदालतों के अलावा इसमें वो क्या करें? वो बिल्कुल अदालत में पेश हुए ना, आज उन्होंने सरेंडर किया, अदालत ने उनकी वो रेंट जो थे ख़त्म कर दिए। अब वो उनको अब वो क्या कहें कि हमें रिलीफ, हम बंदूक उठा के लेंगे रिलीफ? वो क्या कहें? यही होगा ना। मसलन इमरान खान को आज भी अदालत पे यकीन है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनका केस दायर हुआ ना, आज डेट थी, वो कल साकिब साहब ने बहुत अच्छा किया, वक्त से पहले सारी चीज़ें बताई, तो ये सारा चीज़ें थी ना। अब किधर जाएं वो? मतलब हमें क्या हर पाकिस्तानी को आखिरकार अदालत के पास जाना है ना? जी साकिब साहब, यही सवाल है कि वो फिर क्या करें? इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं होता, तौहीन अदालत के लिए जाते हैं, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या करे वकला? आखिर नहीं, वकला जो मेरी ज़ाती राय है, जब एक सिस्टम जैसा तैसा भी है, अब उससे बाहर आप नहीं जा सकते ना, आपके पास कोई और अल्टरनेट फोरम नहीं है। उसमें आपने अब जब इमरान खान साहब को ये बात बताई जाती है, मैं अब मुख्तलिफ जो मुलाकातें हुई हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ ज़राए से, तो जब ये बात बताई जाती है जी हमें तो रिलीफ नहीं मिल रहा, फ़लाँ अदालत से भी, फ़लाँ अदालत से भी, फ़लाँ अदालत से भी, वो ये कहते हैं कि आप तमाम अदालतों में बार बार दरख्वास्तें दें, एक दफ़ा नहीं मानी जाती फिर दें, फिर दरख्वास्तें दें, मेरे केसेस सारे लगवाएं, बेशक रिलीफ ना मिले लेकिन आप जो है वो उसको परसू करते रहें। तो तरीक़ाकार यही है। अल्टीमेटली आपने अगर रिहा होना है, आपने अगर मुलाकात करनी है, आपने अगर अदालत के फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन लेनी है, अमल दरामद लेना है, तो इन अदालतों के सामने जाना है ना। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करें कि ये मामला है। जिस तरह आज आखिरकार जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब, अब ये तो नहीं हो सकता था कि अली अमीन गंडापुर कहें कि नहीं जी मैं तो मानता ही नहीं हूँ, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने सरेंडर किया, वारंट मनसूख हो गए और केस आगे अब जब वो चलता रहेगा कि उसमें क्या या फेट बनना है। इसी तरह इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड केस है, उस केस में भी पहले भी हमने बात की थी कि 26 जून से लेकर ऑनवर्ड अभी तारीख नहीं निकली, तो इसके हवाले से पीटीआई की कोई एफर्ट भी उस तरह नजर नहीं आती हमें। सुप्रीम कोर्ट में आज केस लगा हुआ था, अगरचे जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं वो जनरल एडजमेंट पे थे, तो अब 12 को वो जो केस उसमें बेंच भी जो है वो तब्दील हो गया। तो वो एक सिनेरियो है, एक सिचुएशन है, उसको हैंडल आपने अदालतों के जरिए करना है और कोई रास्ता नहीं आपके पास। बिल्कुल ठीक है। एक और मामला है राना साहब, उस पर भी हमने बात करनी है कि भारतीय लोकसभा में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से मोदी हुकूमत जो है वो ब्रीफिंग दे रही है और आज बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं। कांग्रेस के अपोजिशन जमात है कांग्रेस, उनके रुकन है अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि जी कि मैंने बठिंडा में, उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि मैं पंजाब से हूँ, बठिंडा के करीब जो है ये राफेल गिराया पाकिस्तान ने, ये तस्वीरें हैं, ये हमने खुद चीज़ें देखी हैं और उसके बाद आप लोगों ने गायब कर दी हैं और ऐसे ऐसे सवाल हो रहे हैं उनसे। आप क्या देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो अंदर से अब भारत से आवाज़ें उठ रही हैं, मोदी के लिए कितनी ख़तरनाक है? देखिए, मोदी के लिए सिर्फ भारत नहीं, मोदी के लिए इस वक्त पूरी दुनिया के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मासवाए एक इसराइल के लिए के बाद उसके साथ कौन है? कोई भी नहीं। अब नरेंद्र मोदी की सूरत हाल ये है कि ये जो एक नया कल एक ड्रामा किया, वो ड्रामा भी नाकाम हो गया। हमने 3 तारीख को अपने प्रोग्राम में इसके हवाले से पहले खबर दे दी थी। उसके बाद उससे पहले जो इन्होंने ड्रामा किया जिसपे आप ये खुद मानते हैं कि वो लोग इंडियन थे। सर वो ड्रामे की मैं एक आपको चीज़ चुटकुला सा ही है वो मैं सुना देता हूँ। वो ड्रामा ये है, जो अमित शाह हैं वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो जो दहशतगर्द हमने मारे हैं ना, जिसका हमने पाकिस्तान ने पहले ही बता दिया था ऑपरेशन महादेव के हवाले से, वो जो एनकाउंटर्स हुए हैं, उन्होंने कहा जी कि उनकी जेब से उन लोगों का पाकिस्तान का वोटर आईडी निकला है और चॉकलेट्स के रैपर मिले हैं। सर बंदा पूछे उनसे, जो वोटर आईडी है वो वहाँ पे वोट डालने गए थे। हाँ जी। और चॉकलेट की बात उन्होंने की है। मैं अभी चले यहाँ पे इंडियन चॉकलेट कितनी चाहिए आपको? और जो दहशत गर्दी करने जा रहा है,
यार उसके पास आप ये कहते हैं ना खजूर निकली है, जो वो चने निकले हैं, तो हम मान लेते हैं कि जनाब वो मुश्किल वक्त में चने और खजूरें रखते हैं। आपने कहा चॉकलेट निकली, चॉकलेट अभी लेके निकले ना, पिघल जाती है। आप फरीन है इन पे। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर झूठ का एंड होता है ना, वहां पर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का आगाज होता है। क्योंकि भारत हर तरफ से बेनकाब हो चुका है जी। अब भारत हर तरफ से अब वो अपनी अवाम को झूठी तसल्लियां देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनका सियासी जनाजा तो निकल चुका है जी। अब उनको जलाने के लिए शाम क्या कहते हैं इस घाट जो हमें लेके जाते हैं, शमशान घाट, बल्कि इनको वहाँ पे भी लेकिन इन्होंने नहीं जाना। अब उसी वाला हिसाब होना है। तो इसलिए अब वो हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन्हें मज़ीद ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पहली दफ़ा हुआ है कि भारत एक कौम होती थी जी, और अब भारत एक कौम नहीं है। भारत के अंदर से उसके जहाज़ों के तबाह होने, उनके जंग हारने, उनकी जंग में शिकस्त, इस सब की आवाज़ें भारत के अंदर से पाकिस्तान से ज़्यादा उठ रही हैं। बिल्कुल, इसका मतलब क्या है कि भारत ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसे। साकिब साहब इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि जो मामलात हैं पाकिस्तानी, वैसे अज़राए तफन्नुन ये कह दूं कि पाकिस्तानी तो जब जाते हैं तो नाके पे उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं निकलता। उन्होंने कह दिया कि भारत में मौजूद थे और वहाँ पे वोटर ID भी निकल आई। चेक करो फॉर्म 47। ये जो पाक भारत जंग का मामला है ना, इसमें जो सदर ट्रंप है वो हर जगह जहां पे भी खड़े होते हैं वो मीडिया के सामने जो बात करते हैं, करीबन 29 दफा कह चुके हैं, दर्जनों बार जो है वो ये बात कर चुके हैं कि मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। और आपको याद होगा जी, ये 11 या 12 मई की मैं बात कर रहा हूँ, जो सेक्रेटरी खारजा हैं भारत के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि नहीं वो तो हमारी डायरेक्ट बात हुई थी DGMO से, तो ये तो कोई ताल्लुक नहीं है। और ये वो भारत ने इस तरह तस्लीम नहीं किया पब्लिकली इस तरह आके कि अमेरिका जो है वो था। अब आज जो है वो राहुल गांधी उनको कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी में अगर थोड़ा सा भी दम है तो कह देना कि ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहा है। हाँ जी। तो कहाँ दम है? ये जो भारत के साथ जो कुछ हुआ है इस जंग के मामले में, मेरा ये ख्याल है कि अब तवील वक्त लगेगा भारत को इसको भुलाने में, जो कुछ जो वो हुआ है। और ख़ास तौर पर जो रफाल जो फ्रांसीसी उनके साथ हुआ है वो भी नहीं भूल पा रहे कि बिल्कुल भारत को बहुत वक्त लगेगा कि ये जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है, भारत को वक्त लगेगा इसको भूलने में। साकिब बशीर साहब को, राना साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।